Hello students, my name is Shivankar Rajdayal. I'm from SNS Academy located in Pune. I'm making this video for Ashaएं. This video is for Group 1 students. Name of the students are Monica, Sneha, Zaid, Ziba Khushbu, Ravi, Jatin, Geeta, Kanchan and Lokesh. Okay students, so let's get started. Now in this video we'll talk about matter and एटॉमिक स्ट्रक्चर. इस वीडियो में हम मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. मैटर क्या होता है? एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. कोई भी एक ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है. सो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर किस किस चीज़ों का बना होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. मैटर बना होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का. सो अभी हम बात करते हैं एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयंस क्या होंगे डिटेल में. ओके, सो पहले डिस्कस करते हैं एटम्स को. एटम्स क्या होते हैं? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन एंड कंसिडर्ड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. एटम्स क्या होते हैं? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एक एलिमेंट के जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, रिएक्शन में पार्ट ले सकता है. एंड कंसिडर्ड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. ये बेसिक यूनिट है मैटर के. ओके, सो इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? जैसे ऑक्सीजन है तो उसका जो एटम होगा वो O होता है, हाइड्रोजन का H है, क्लोरीन का Cl होता है. तो ये क्या है? डिफरेंट एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के. सो अभी हम बात करते हैं फिर मॉलिक्यूल्स की. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट सेपरेटली एंड रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस. तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस के. ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं और नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली एंड रिटेन करते हैं और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सब्सटेंस की. ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में. जैसे कि O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमको पता होगा. हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. Cl2 जो क्लोरीन है वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो Cl2 जो है ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है. बट इसका जो अगर हम एटम की बात करें तो Cl इसका एटम है. वैसे ही सेम हाइड्रोजन जो है उसका एटम H है बट वो एग्जिस्ट करता है H2 फॉर्म में जो उसका मॉलिक्यूल है. और ऑक्सीजन क्या है? इसका भी जैसे सेम O एटम है और O2 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अभी हम बात करते हैं आयंस की. सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. आयंस की बात करते हैं. तो आयंस क्या होते हैं? इज एनी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज़ अ रिजल्टेंट चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनमें कुछ चार्ज होता है. चार्ज कैसे आता है? अगर वो लॉस कर रहे हैं, अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो अगर किसी में से भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कोई भी आयन, कोई भी एलिमेंट अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो हमेशा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा. और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो ध्यान रखना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, सो ये था आयंस. जैसे कि ऑक्सीजन में O2 माइनस होता है, हाइड्रोजन में 1 प्लस होता है, Cl में माइनस होता है. तो ये क्यों चार्जेस आते हैं ये अभी हम जब वैलेंसी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये अच्छे से. सो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? ये हमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में. जैसे मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में. एक होता है सॉलिड्स, एक होता है लिक्विड्स, फिर एक होता है गैसेस. तो अभी इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. क्या डिफरेंस है? जैसे अगर वॉल्यूम की बात करें, डिफ्रेंशिएट करें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? वैसे पहली बात तो ये, वॉल्यूम कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह ले रहा है, तो वो चीज़ होती है वॉल्यूम. जैसे कि सॉलिड्स में हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड्स में एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है. लिक्विड भी, उनके अंदर भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है. गैसेस में कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है.
तो ये डिफरेंस है। शेप की बात करते हैं, सॉलिड्स का कोई शेप होता है, जैसे कि अगर कोई बॉल हो गई तो बॉल का एक शेप है पर्टिकुलर। लिक्विड्स का कोई भी शेप नहीं होता है, वो तो जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे वो शेप ले लेता है। तो गैसेस का भी सेम होता है, उसका भी कोई भी शेप नहीं होता है। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, जैसे सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसकी हाई डेंसिटी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज़्यादा डेंसिटी। लिक्विड में थोड़े कम होते हैं मॉलिक्यूल्स तो लेस डेंसिटी, गैसेस में और भी कम होते हैं तो लीस्ट डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर हिंदी में समझे तो किसको ज़्यादा दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड्स को बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और लिक्विड्स को स्लाइटली कंप्रेस, थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस को तो हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को। सो आई थिंक अभी तक इतना जितना मैंने बताया वो आपको क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको ध्यान से समझना है और बहुत ईजी चीज़ है। ओके, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को देखते हैं। इंटर कन्वर्जन मैटर मतलब कि अभी तो हमने 3 स्टेट्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इंटर कन्वर्जन की बात करें, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग चीज़ बोलते हैं। ओके, सो जैसे सॉलिड, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सॉलिड क्या है हमारा, आइस है। आइस को अगर हमने हीट किया तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मेल्ट कर गया, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। वैसे लिक्विड से सॉलिड, जैसे अगर वाटर है, वाटर को अगर हमने फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में रखा और उसको फिर क्या किया हमने, उसको आगे हमने 1 सेकेंड, उसको अगर हमने फ्रिज में रखा तो आगे वो क्या होगा, उसको अगर हमने फ्रिज में रखा तो आगे वो क्या होता है, जैसे लिक्विड फिर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। जो पानी है उसको जैसे फ्रिज में रख दिया, आइस क्यूब्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो आइस क्यूब्स क्या है, सॉलिड फॉर्म है। सो अभी हम बात करते हैं जैसे इसकी गैसेस की। तो जैसे लिक्विड है, सो ये हमने बात कर ली अभी मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन की। अभी हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। तो लिक्विड से गैसीय स्टेट, जैसे कि अगर वाटर है उसको अगर हमने हीट किया तो वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपर फॉर्म में आ जाता है। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड बनना। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने देखा होगा काफ़ी बार, हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या एक वाटर बॉटल फ्रिज से निकाल के अगर बाहर रखते हैं तो कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं जो वाटर बॉटल के नेक पे, वाटर बॉटल के साइड पे कुछ छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स गैस से, जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर प्रेजेंट है उससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, क्योंकि वो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, तो इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो गैस आ गई लिक्विड में, तो ये इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, गैस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। अभी सॉलिड से गैस बन गया, अभी जैसे कि हमको पता होगा, जैसे कैम्फर, कैम्फर को हिंदी में बोलते हैं, कैम्फर को हिंदी में जैसे हम पूजा में यूज़ करते हैं, उसको हिंदी में कपूर बोलते हैं। सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, उसको हिंदी में कपूर बोलते हैं। तो सॉलिड को जब कपूर को, जैसे अगर हमने आरती करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको कपूर को अगर हम जलाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, बिल्कुल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो गायब हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या है, सब्लिमेशन है। और गैस, ये क्या, सॉलिड से गैस था, और गैस से भी सॉलिड क्या होता है, उसको भी हम, जैसे कि आपका गैस हो गई, जैसे क्या होता है, जैसे कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे वो विंडो के बाहर क्या होता है, कभी कभी ऐसे फ्रॉस्ट, जैसे स्नो जैसा कुछ जम जाता है। तो वो कैसे जमता है, क्योंकि अब बाहर का क्लाइमेट इतना ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो डिफरेंस इन टेम्परेचर, वही सेम चीज़, तो विंडो के पास जो होता है
वो गैस जो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, स्नो के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, गैस से सॉलिड, तो उसको भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ। अभी हम एटम की बात करते हैं, थोड़े डिटेल में एटम की बात करते हैं। एटम क्या, एटम का मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब कि उसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ साइंटिस्ट थे जैसे जॉन डाल्टन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी एटम की। एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे कनाडा करके, उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी थी। मगर जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे हम देखते हैं एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है, उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम पढ़ते क्या है, एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि एटम को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एन एटम इज द इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम्स आर डिविजिबल। किस चीज़ से डिविजिबल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम्स अगर किसी सेम एलिमेंट का है तो बिल्कुल सेम होता है एक दूसरे से, बट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक। अभी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेम एलिमेंट का एटम है तो वो सेम ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। सो अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रॉन्स की। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स पहली चीज़ है किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया 1897 में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स होते क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो भी नेगेटिव होते हैं और चार्ज पार्टिकल होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम थोड़ा सा एटम के डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि एटम कैसा होता है, एटम होता है जैसे बीच में होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये पी से मैंने प्रोटॉन डिनोट किया, एन से न्यूट्रॉन होता है डिनोट। और ये जो होते हैं बाहर, जो शेल्स बोलते हैं इनको, शेल्स या तो ऑर्बिट बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं शेल्स और ऑर्बिट में। सो इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो पूरा है एक एटम होता है, ऐसा कुछ दिखता है एक एटम। ओके, सो नाउ अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। या प्रोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स की किसने डिस्कवरी करी, 1898 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं नेगेटिव पार्टिकल थे, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। अभी एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, इसको डिस्कवर किया 1911 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, लॉर्ड रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया एटॉमिक न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स, अभी हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इनकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की 1932 में। ओके, न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज, इनमें न्यूट्रल चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रल चार्ज होता है। अभी हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ओके, एटॉमिक नंबर, अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर मान लिया मेरा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो उसमें वही सेम 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मतलब कि अगर हमको पता है एटॉमिक नंबर किसी भी चीज़ का 10 है या तो 11 है, तो उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, मतलब कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड विल ऑल्सो बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम बात करते हैं मास नंबर की। सो मास नंबर क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ओके, सो ये क्या होता है, सम होता है। मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, सम मतलब कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है मास नंबर। जैसे कि
अभी हम बात करते हैं, एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे सी लिखा हुआ है, ये सी क्या है, कार्बन डिनोट कर रहा है, एलिमेंट कार्बन है। इसके जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जो नीचे की साइड लिखा होता है वो होता है मास नंबर, जो कि ए से डिनोट किया हुआ है, ये जेड से डिनोट किया हुआ है। अभी हम जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें जेड मतलब कि ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। और इसका अगर मास नंबर दिया हुआ है 12, तो मतलब कि 12 विल बी इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, 12 के इक्वल होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे पता है इसका प्रोटॉन्स जो है 6 हैं, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये चीज़ हमको पता है 12 है और ये चीज़ 6 है, तो 12 माइनस 6 किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल सकते हैं, दैट इज 6। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बात करते हैं हम एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। ऑर्बिट्स और शेल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स में, या तो उसको फिर दूसरा नाम होता है शेल्स में। और ये इमेजिनरी पाथ होता है, ये कोई एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक इमेजिनरी पाथ होता है ऑर्बिट्स और शेल्स का। अलग अलग शेल्स होते हैं। पहला जो सबसे पहले पास में, न्यूक्लियस के पास में जो शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1, जो पहला शेल है इसके लिए n इक्वल्स टू 1 है। फिर सेकेंड शेल होता है एल शेल, जिसको बोलते हैं n इक्वल्स टू 2 हो गया यहाँ पे। फिर m आता है, फिर n आता है, ऐसे करके आगे आगे शेल्स बढ़ते रहते हैं। ओके, तो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो जैसे ये चीज़ है, हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे फिर फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं, के शेल। फर्स्ट शेल का नाम क्या, के शेल होता है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब पहला शेल। n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकेंड शेल, जिसको एल शेल बोलते हैं। n इक्वल्स टू 3 मतलब कि m शेल हो गया। n इक्वल्स टू 4 मतलब कि फोर्थ शेल हो गया। सो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, क्या फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, 2n²। इसका मतलब क्या हुआ कि के शेल में, जैसे हमको पता है 2n² पहला नंबर का शेल है, तो 2 है, 2n² फॉर्मूला है 2 इंटू के की वैल्यू, के में n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1² हो गया। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इंटू 1² क्या हो गया, 2 हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 इंटू 1 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम फॉर्मूला 2n²। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, एल शेल के लिए 2 होती है, तो 2 इंटू 2², 2² क्या हो गया, 4 हो गया। 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम शेल में कैसे, वही सेम फॉर्मूला 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एन में कितने हो सकते हैं, एन की वैल्यू 3 होती है, तो 2 इंटू 3² कितना हो गया, 2 इंटू 9 मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन। तो एम शेल में मैक्सिमम कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। अब जो सेकेंड रूल है वो और भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो सबसे बाहर का शेल है, कोई भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आया, मगर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़, जैसे अगर 8 हो गए तो 8 के बाद हम क्या दूसरे शेल के लिए बढ़ जाएंगे। अगर माना मैंने मेरे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसके बाद जैसे कोई और इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर इसको अच्छे से समझते हैं, एम शेल में मैक्सिमम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट 18 तो हम हो सकते हैं, बट जो सेकेंड रूल है उसके हिसाब से मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने भर दिए, तो जब 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम उसके लिए 9 जो एन शेल है उसके ऊपर चले जाएंगे, एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ओके, सो इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू समझते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के मैंने कन्फिग्रेशन लिखे हुए हैं। तो जैसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कैपिटल H। इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1, मास नंबर दिया हुआ है 1। तो
इसमें क्या हुआ, पहले तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन होंगे, पहला ही शेल होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एक ही शेल आएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। शेल में मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो गई। हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का सिंबल H और स्मॉल e, तो He होता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर 4 है। इसको कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका जो न्यूक्लियस हो गया उसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। ये तो एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया। जो पहला शेल है अभी क्या, उसमें 2 क्या है, 2 है इसका एटॉमिक नंबर। तो हम शेल्स में क्या भरते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, तो इसमें मतलब कि 2 इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने भर दिया। अभी जब लिथियम में जाते हैं, ठीक है, अभी हम ये के शेल को भर रहे थे, हाइड्रोजन हीलियम में हमने के शेल भरा, बट अभी लिथियम की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरना होगा। इसका मास नंबर 7 है। अभी हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मास नंबर से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसका सिंबल Li होता है। तो इसमें हमको खाली एटॉमिक नंबर से मतलब होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो इसका 3 हो गया। तो पहला शेल में अभी हमको पता है के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। तो 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। बट अभी थर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए फिर हमको सेकेंड शेल में जाना पड़ेगा, जो कि एल शेल है। एल शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2,1 हो गया। बात समझ में आ रही है। अभी हम बोरॉन की बात करते हैं। अब बोरॉन के केस में क्या है, बोरॉन के केस में क्या है, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, मास नंबर क्या है, 11 है, इसको रिप्रेजेंट सिंबल क्या है, इसका कैपिटल B है। तो मैंने बताया जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको भरना है। तो 5 हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है। पहले शेल में हमको पता है के शेल है, तो उसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बाकी के जो 3 बचे हुए वो एल शेल में आ गए, 1 2 3, तो 2,3 लिख लिया। ये के शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं नियॉन की। अभी नियॉन का क्या है, Ne सिंबल है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, मास नंबर 20 होता है। तो एटॉमिक नंबर मतलब कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमको भरना है। जो पहला जो हो गया, पहला ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो फर्स्ट शेल हो गया उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, के इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो बाकी के जो एल शेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो एल शेल में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल्स में भर दिया, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2,8 नियॉन का। अभी बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर इसका 17 है और मास नंबर कितना है, 35 है, और इसका जो सिंबल है उसको क्या हुआ, Cl है। पहले शेल में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मैक्सिमम 2, जो के शेल है। सेकेंड एल जो शेल है उसमें कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर 2 भरे तो टोटल 10 भर दिए, बचे कितने, 7 और बचे, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने। तो जो एम शेल है, एम शेल में फिर कितने भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स भरे, तो कितने हो गए, 2। पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, जो एल शेल है उसमें 8 भरे मैक्सिमम, क्योंकि 8 भर सकते हैं तो 9 तो भर नहीं सकते, तो इसलिए हम चले गए एम शेल पे। तो एम में हमने कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन का कन्फिग्रेशन। अभी कैल्शियम की कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है, कैपिटल C स्मॉल a। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, मास नंबर 40। तो एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं हमको, 20 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो पहला जो शेल है के शेल, खाली 2 ही भर सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन। जो सेकेंड शेल है एल, उसमें कितने भर सकते हैं, 8। तो टोटल अभी तक 10 भर दिए के और एल मिलाकर। फिर एम शेल में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं, उसमें भी 8 ही भर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड रूल है कि आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी 8 भर दिए, तो 2 8 8 मतलब कि 18 भर दिए। तो जो एन शेल आएगा यहाँ पे, तो एन शेल में कितने बचे हुए,
अभी 18 भर दिए टोटल, हमने 20 भरने थे, तो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में आ गए। तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2,8,2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस तरीके से अगर आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर पता है किसी एलिमेंट का, तो इसका मतलब उतने ही हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने। और जो रूल दो मैंने आपको बताए, फर्स्ट और सेकेंड रूल, मतलब फर्स्ट रूल क्या है, 2n² फॉर्मूला लगेगा, जिसमें के शेल में n की वैल्यू 1 है, एल में n की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू फिर 3 होती है और n की वैल्यू 4 होती है। तो उस हिसाब से 2n² हम फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता चल जाएंगे कितने भर सकते हैं। और जो सेकंड रूल है कि कोई भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता आउटर मोस्ट शेल में, तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ जो अपना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है